मित्रों नमस्कार, मैं राजेश रकीब। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद आसुदानी आप सभी का स्वागत करता हूं। हाजिर है आपकी खिदमत में आज भी एक और कहानी के साथ विनोद जी। जी बिल्कुल। और आज जिस लेखक की कहानी हम लोग ले आए हैं और जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वे हिंदी के बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही विद्वान और कुछ नई बात कहने वाले लेखक हैं। जी बिल्कुल, और हमने पहले भी इनकी कहानियों पर चर्चा की है। उनका नाम है प्रियंवद। आप सभी जानते हैं, पढ़ी होंगी ज़रूर आपने कहानियाँ इनकी। और एक अलग किस्म की, अलग प्रकार की कहानियाँ होती हैं इनकी, जो आपको झकझोरे बिना नहीं रह सकती। इनके कहानियों में आपको इंसानी मन के रहस्य दिखाई देते हैं। इंसान का स्वभाव यूं भी रहस्यमय होता है। किसी भी व्यक्ति को ठीक से समझना नामुमकिन होता है और यही मनोवैज्ञानिक सत्य है। और इसी मनोवैज्ञानिक सत्य को कलात्मक ढंग से प्रियंवद जी अपनी कहानियों में ले आते हैं और इसलिए हमारे मन के भीतर जो एक पहेलियां हैं, उन पहेलियों को बूझने की एक चुनौती अपने कहानियों में प्रस्तुत करते हैं। आज की कहानी है उस रात की बारिश में। जी हाँ, यह कहानी स्त्री पुरुष के संबंधों पर है। यूं तो सैकड़ों हजारों स्त्री पुरुष के संबंधों को बयान करती हुई कहानियां आपको हर साहित्य में मिलेंगी, किंतु प्रियंवद जिस कोण से स्त्री पुरुष को संबंधों की विवेचना करते हैं, आलोचना करते हैं, समालोचना करते हैं और विवेचन करते हैं, निश्चित रूप से वह हमारे जहन को और दिल को छू जाता है। मैं तो ये कहूँगा विनोद जी, जैसा आपने कहा कि मन बड़ी अजीब गुत्थी है। जी बिल्कुल। किसी के भी मन को समझना बहुत दूभर है। हालांकि साइकोलॉजी है, हमारे पास एक साइंस है, फिर भी। और मैं ये कहूँगा ना सिर्फ किसी और के मन को समझना, अपितु स्वयं के मन को समझना भी इतना आसान नहीं। और स्वयं का मन भी इंसान के लिए एक रहस्य ही बना रहता है। कोई भी बात हम जब कहते हैं या करते हैं तो उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। वो हमारे चेतन में या अवचेतन में होते हैं। बहुत बार वह व्यक्ति यानी कर्ता भी अपने उस अवचेतन के कारणों से अनभिज्ञ होता है, करता चला जाता है। उसे भी कभी कभी इसका एहसास होता है, अनुभूति होती है कि वह जो कार्य कर रहा है उसके पीछे के जो प्रेरक हैं, जो स्टिमुलेंट्स हैं, वो आखिर हैं क्या। और खास करके जहां स्त्री पुरुष के संबंधों की बात आ जाती है, जहां प्रेम की बात आ जाती है, स्नेह की बात आ जाती है या सेक्स की बात आ जाती है, तो ये गुत्थियां और भी जटिल हो उठती हैं। क्यों हम किसी के प्रति आकर्षित होते हैं, क्यों हम किसी को प्रेम करते हैं और उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए हम क्यों कोई योजना बनाते हैं, शायद इसका कोई सीधा सीधा फार्मूला नहीं है। बिल्कुल। और ये बड़ी गुत्थी जो बचपन से, बिल्कुल जन्म से शुरू होती है। जो फ्राइडियन साइकोलॉजी में अगर आप जाएं तो ट्रांसफरेंसेस जिसको हम कहते हैं जी, जो आरंभिक हमारे संबंध होते हैं अपने माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, ये ही आगे चल के कई बार एक बनाते हैं ढांचा, जिस ढांचे के अंतर्गत हम अपनी प्रेमिका या प्रेमी या पति या पत्नी को ढूंढते रहते हैं और यही सिलसिला उम्र भर चलता रहता है। तो ट्रांसफरेंसेस एक बहुत बड़ी चीज है। मैं एक और बात यहाँ कह दूं जी, प्रियंवद जी के विषय में खास करके स्त्री पुरुष संबंधों पर कहानियां तो अनेक हैं, लेकिन प्रियंवद जी की खासियत ये है कि उसमें वो कोई टैबू नहीं रखते। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आप कहानियां प्रेम की देखेंगे होती है और जो क्रूशियल बातें वो अवॉइड कर जाती हैं। जैसे सेक्स को पूरी तरह कहानियां अवॉइड कर जाती हैं, दे पुश इट अंडर द कारपेट जिसको हम कहते हैं। तो प्रियंवद जी ऐसा नहीं करते। ये वही बात है विनोद जी, जब प्राइमरी कक्षाओं में बॉडी पार्ट्स पढ़ाए जाते हैं ना बच्चों को, तो हम कहते हैं मुंह, हाथ, कान, नाक, गला, छाती, पेट और सीधा जांघों पे आ जाते हैं जी। आज भी किताबों में तो यही बात साहित्य में भी कई बार कहानियों में आपको देखने को मिलेगी कि सेक्स और शारीरिक संबंधों को जैसे वो हैं ही नहीं, या फिर उनके बारे में बात करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि हमारा जो आनंद है वो काफी हद तक हमारे शरीर पर और शारीरिक संबंधों पर और सेक्स पर टिका हुआ है। या फिर ये भी कहूं कि हम शारीरिक संबंधों को जिस नजरिए से, जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, वह दृष्टिकोण आनंद की उत्पत्ति करता है। बिल्कुल। तो जैसा ओशो की एक किताब भी है, संभोग से समाधि तक, तो हमने भी उस पर चर्चा की है। तो ये जो पहलू है हमारे संबंधों का, हम इस पर तो लिखना हमें होगा, इस पर हमें बात करनी होगी। अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, वरना यूं तो यूं था, पति पत्नी भी सब कुछ कर तो लेते थे पर बात नहीं करते थे उस पर।
और इसलिए बड़ी बड़ी गुत्थियां बनी रहती थी, नासमझियां बनी रहती थी, गलतफहमियां बनी रहती थी। इस कहानी में केवल 2 ही चरित्र हैं जी। एक पुरुष है और दूसरी एक महिला है। हाँ। और इन दोनों के उम्र में अंतर है, यह उनके संवादों से जाहिर है, क्योंकि पुरुष जब कहता है कि वो कहता है कि अब भी वो मासूम है, हाँ। अब भी वो छोटी है और स्केट्स खेल करके आती है और उस समय लगता है कि वो बहुत बच्ची है, किंतु वो बच्ची नहीं है, उसकी उम्र की कल्पना करना कठिन है। फिर भी 20 वर्ष के आसपास, 18 से 20 वर्ष के आसपास निश्चित रूप से हम इस कहानी की नायिका को मान सकते हैं, क्योंकि मासूमियत की तरफ जो इशारा होता है और जिस तरीके से वो बातें करती है, वो कहता भी है कि वो मासूम है और ये उम्र से बड़े हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि ये कहानी पति पत्नी की या प्रेमी प्रेमिका की नहीं है विनोद जी। नहीं, बिल्कुल। ये इन दोनों के बीच में उम्र का फासला होने के बावजूद भी एक प्रकार की मित्रता और मित्रता से अधिक थोड़ा थोड़ा आकर्षण भी है। तो ये शेड्स ऑफ रिलेशनशिप्स की जो बात है, कितनी बड़ी बात है इस कहानी। यहीं इसी बिंदु को आप अगर देखें जी, तो हम जनरली कल्पना करते हैं या तो पत्नी पति की, या प्रेमी प्रेमिका की, या फिर ऐसी मित्रता की जिसमें शरीर होकर भी नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ नायक बिल्कुल स्वीकार करता है कि कभी मैंने इस लड़की के बारे में उस दृष्टि से, यानी शारीरिक संबंध स्थापित करूं, उसे इस प्रकार से सोचा भी नहीं है और मैंने कभी उसका चुंबन तक भी नहीं लिया है। अब ये है कि कहानी का जो, जिसको हम टेंशन ऑफ द स्टोरी कहते हैं जी, बिल्कुल, वो आता यहाँ से है। बड़ी सूक्ष्म बिंदु है कि वो जब स्केट खेल के आती है एक दिन बरसात में, भीगी भीगी, तो बड़ी आनंदित होती है उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से, उसके व्यवहार से। और वो क्यों होती है कि उसने एक छोटी सी घटना से आनंदित होती है। जब वो स्केट रिंग से आ रही होती है तो उसके हाथ में कमलतास का गुच्छा होता है और एक बच्चा पीछे से आके वो गुच्छा छीन ले जाता है और उसके पीछे पीछे जब देखती है, जाती है, तो वो अपने माँ बाप के पास जाके दुबक जाता है बच्चा। और इतना खुश होता है वो बच्चा, उसका चेहरा, इट इज इम्प्रिंटेड ऑन हर माइंड एंड हार्ट, कि इस तरह से खुश हुआ बच्चा वो छीन के अपनी चीज जो है गुच्छा फूलों का। अब वहाँ एक विचार करती है जी। कि ये छोटा सा बच्चा अपनी माँ पिताजी की सुरक्षा छोड़ करके किसी अनजान लड़की का पीछा करता है, अमलदास का गुच्छा छीनता है, तो ये ऐसा क्यों करता है? कौन सी ऐसा प्रेरक है, कौन सी ऐसी मोटिवेशन है उसके मन में जो ये काम करता है? तो अब वो जो चीज उसके चाहिए थी, अमलदास का गुच्छा चाहिए था, जब उसने वो प्राप्त कर लिया तो उसके चेहरे पर एक अद्वितीय आनंद उस लड़की को दिखाई देता है और उस आनंद को अनुभव करके ये जो है आनंद की अवस्था में पहुंच जाती है। और वो बोलती है, और ये राजेश जी एक बात बोलती है कि उस बच्चे का चेहरा पुनः अगर मुझे देखना पड़े मिले तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ। तो इतनी अभिभूत हो जाती है, भाव विभोर हो जाती है वो आनंद अनुभूत करके उस बच्चे का, तो स्वयं भी, जिसको हम एम्पैथेटिक प्लेजर कहें, जो भी कहें, वो एक अलग अवस्था में, चेतना की एक अलग अवस्था में एक्सटेसी। और अब यहाँ जो पुरुष पात्र है वो एक बात की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि इस लड़की में उत्तेजना पैदा होती है, यानी एक एरोटिक एक्साइटमेंट पैदा होता है। वह शब्दों से भी पैदा होता है, बातचीत से भी पैदा होता है और इस तरीके से देखने से भी पैदा होता है। कई उदाहरण देता है जो पुरुष पात्र है, या मैं, जिसको लेखक ने मैं कहा है जी, कई उदाहरण देता है कि ये छोटी छोटी बात से एक्साइट हो जाती है और एक्सटैटिक हो जाती है, चरमानंद की स्थिति के पहले चरण में पहुंच जाती है। जैसे रात को जब बरसात पड़ती है तो उस बरसात की आवाज, उस बरसात की खुशबू, उससे भी वो उत्तेजित हो जाती है और रात के 2 बजे पुरुष पात्र को फोन करती है कि सुनते हो बारिश पड़ रही है, क्या मैं आऊं? और ऐसा लग रहा है सारा शहर इसमें बह जाएगा और मैं आऊं। और उस समय क्योंकि वो उत्तेजना की स्थिति में होती है, एक एरोटिक प्लेजर महसूस करती रहती है और वो उससे मिलना चाहती है पुरुष पात्र से, और वो आती भी है। और मैं विनोद जी एक चीज थोड़ी सी आपसे, थोड़ा सा मतभेद है मेरा जी। उसकी जो स्थिति है उसको हम एरोटिक प्लेजर न कह के एक एक्सटैटिक प्लेजर कहें। एरोटिसिज्म एक उसका एक जरिया है वहां तक पहुंचने का। लेकिन मैं राजेश जी ये कहूंगा कि उसके जो अंडर करंट्स हैं वो एरोटिक है। अगर एरोटिक ना होता, साधारण प्लेजर होता, तो उसमें 2 बातें होती। वो अपने घर में ही रहती, एक तो वो चाहे उम्र का भेद हो भी, किंतु जिससे वो मिलने आ रही है वह एक पुरुष है। तो ये जो एक अंडरकरंट जरूर है, पर हम ये पाठकों पर छोड़ देते हैं कि मेरे मतानुसार ये एक एक्सटैटिक प्लेजर है
जो एरोटिसिज्म सेक्स से वहां तक रह जाती है, रिलीजियस एक्सटेसी भी वहां तक जाती, किसी भी तरह का एक्सेटिक प्लेजर वहीं समाप्त होता है। और मेरे ख्याल से प्रेमवत जैसे कहानी आगे बढ़ाते हैं तो हमें यह देखने को मिलेगा कि लेखक की मतलब मैं की दृष्टि में जो पुरुष पात्र है उनके हिसाब से सेक्स के थ्रू उस प्लेजर तक पहुंचने के लिए वो सारी योजना बना लेते हैं, लेकिन उस लड़की का वो प्लेजर बातों और विजुअलाइजेशंस में ही सीमित है। अब यहाँ फिर पुरुष पात्र पर आ जाते हैं जी। अब उनको लगता है कि ये लड़की जब बारिश की आवाज से इतना उत्तेजित होती है तो वो एक कल्पना करते हैं कि यदि इसके साथ मैं संभोग करूं तो चरमानंद की स्थिति में कैसी लगती होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पर आप कोई भी महिला उस स्थिति में, लेखक कहते हैं, मैं कहता है कि कोई भी महिला उस चरमानंद की स्थिति में अपनी सबसे सुंदर और रहस्यमय स्थिति में होती है। और एक बात, ये जो एक सहवास की स्थिति को जिस तरीके से प्रेमंद बात कर रहे हैं ना, ये समझने लायक है। यहाँ वो कहते हैं कि वो यज्ञ की तरह होता है। किसी भी स्त्री पुरुष का मिलन जो होता है वो बिल्कुल किसी एक धार्मिक यज्ञ की तरह होता है। अब ये एक्चुअली जब वो योजना बनाते हैं ना उसके साथ किसी तरह संभोग की और चरमानंद में ले जाने की और वो अनुभव करने की कि वो चरमानंद में कैसी लगती है, तो उस योजना का ये पार्ट है कि मैं ये सारी चीजें कहूंगा, लेकिन इनका एक अलग अस्तित्व भी है सारी उपमाओं का। जी बिल्कुल, सारी उपमाओं का अलग अस्तित्व। और यहाँ आपको फिर से ओशो याद आ जाते हैं कि प्रेम यदि अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए तो वो किसी आध्यात्मिक अनुभव से कम नहीं होता। बिल्कुल, संभोग से समाधि तक। तो वही मेरा भी कहने का उद्देश्य में तो यूनिफाइड प्लेजर जो है, चाहे वो संभोग से आरंभ होकर समाधि तक पहुंचे या किसी और बिंदु से आरंभ होकर समाधि तक, समाधि हम अल्टीमेट प्लेजर को यहाँ कह रहे हैं, कोई धार्मिक उससे मुराद नहीं है। जी बिल्कुल जी। और एक समग्र सुख की चरम सीमा है, तक पहुंचने का प्रयास होता है। चरम सीमा, परम सीमा, आप जो चाहें उसको कहें। जी बिल्कुल। और ये पुरुष पात्र, क्योंकि इनके बीच इस प्रकार से कोई संबंध नहीं था, उसने कभी उसे चूमा भी नहीं था, कभी बिना नशे की स्थिति में कभी उस लड़की ने हाथ भी नहीं पकड़ा था। हालांकि नशा करने के बाद, वो पीने के बाद कभी उसका हाथ पकड़ लेती थी और बड़ी दार्शनिक बातें करने लगती थी। तो ये योजना बनाते हैं, जो मैं ये लेखक पात्र हैं वो योजना बनाते हैं कि इसको किस तरह, एक बारिश तो असेंशियल इंग्रेडिएंट है उनकी योजना का, कि बारिश में वो उसका जो उन्माद है या आनंदातिरेक है वो ऑलरेडी बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो किसी बारिश के ही रात वो चाहते हैं कि उससे मुलाकात हो जाए। और एक सीमित मात्रा में शराब का प्रबंध हो, क्योंकि वो जानते हैं कि शराब पीने से, और हम सब जानते हैं कि थोड़े इनहिबिशंस कम होते हैं, वेलबींग, जैसे शराब के 7 इफेक्ट्स होते हैं विनोद जी साइकोलॉजिकली आप जानिए, 7 आसमान कहते हैं। पहला इफेक्ट है यूफोरिया, जिसमें आपको वेलबींग का एक अच्छा सेंस आता है। दूसरी स्थिति है कि इनहिबिशंस आपके कम हो जाते हैं, आप बोलने ज्यादा लगते हो, एक्शंस जो आप वैसे नहीं कर पाओगे थोड़ा बहुत करने लगते हो। इसके बाद तीसरी स्थिति जिस पर प्रियंवद भी इशारा करते हैं वो है एक्सपांसिवनेस। इंसान बड़ा फिलोसॉफिकल हो जाता है। वो कहते हैं वहां तक रोकना है, अगर वहां चले गए तो फिर ये बात नहीं हो पाएगी। अगर वहां चली गई तो फिर मैं भी, वो कहता है कि मैं भी शायद फिर दार्शनिक बातें करने लगूं और फिर योजना वहीं के वहीं धरी रह जाएगी। तो संतुलित मात्रा में मध्य ये भी है, और उसके बीच बातें, जैसे आपने कहा यज्ञ है, ये है। और दूसरी बात है कि जैसे धरती आकाश की भी उपमा देते हैं कि स्त्री धरती है, आकाश जो है वो पुरुष है, जो बारिश जो है उसका वीर्य है। तो इस तरह की बातें बीच बीच में करके वो योजना पूरी बनाते हैं और योजना को कार्यान्वित भी करते हैं। एक दिन रात के समय बहुत बारिश हो रही थी और जिस प्रकार से उस लड़की का फोन आता है, उस भी फोन आया और कहा कि मैं आऊं। इन्होंने कहा कि आ जाओ, और इस बार वो स्वयं लड़की बाहर जाने की बात नहीं करती, स्वयं ही उसने कहा कि बाहर नहीं जाएंगे। तो इसने प्रॉपरली इन्होंने यहाँ कमरा बनाया था, छोटा सा लैंप जलाया था, प्रॉपर एक रोमांटिक जो माहौल होना चाहिए। वो आते ही गीली गीली हो गई, भीगी भीगी आई। और राजेश जी, ये इससे पहले एक बात समझनी है जी। यहाँ पुरुष पात्र के भीतर जिस प्रकार का जो एक सोलिलोकी जो चल रही है, तो वो सोलिलोकी ऐसे चल रही है कि देखिए कि मैं इस लड़की से जो संबंध प्रस्थापित करना चाहता हूँ वो शारीरिक सुख के लिए नहीं है। और उसको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इसके प्रति शारीरिक रूप से आकर्षित हो रहा हूं, और इसलिए वे 2-3 औरतों के पास जाके आते हैं। फिर नैतिक जो बोध है वो भी उन्हें रोकता है। तो कहने का भाव नैतिक बोध भी रखता है, और फिर उनको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये उबाऊ भावनात्मक संबंध में परिवर्तित हो जाए बात,
यानी या ये भी लगता है कि कहीं इसके बाद संबंध विच्छेद ही न कर दें। हाँ, उनके मन में एक असुरक्षा भी है कि कहीं वो लड़की नाराज ना हो जाए, और जो आज उसके प्रति एक स्नेह में एक दोस्ताना संबंध है, कहीं यह भी समाप्त ना हो जाए। बिल्कुल। अब यानी समझना ये है कि ये जो जरा सा साथ मिला है, ये भी साथ न खो बैठूं वाली बात है। जी जी, है ना, और कहते हुए भी डर लगता है। हाँ, कहकर बात न खो बैठूं, वाह, ये जो जरा सा साथ मिला है, जी जी, ये भी साथ न खो बैठूं। जी बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है कि यदि सामने वाला जो व्यक्ति है उसके जहन में उस प्रकार की भावनाएं या उस प्रकार का आकर्षण न हो, तो इंसान को पाने की जगह खोना भी पड़ सकता है। तो यहाँ समझना यह है राजेश जी कि ये एक पुरुष जो है एक प्रयोग कर रहा है, क्योंकि इसके साथ वो एक परमानेंट या रेगुलर संबंध नहीं चाहता, और उसको पता है कि ये संबंध सिर्फ फिजिकल सेटिस्फेक्शन यानी शारीरिक सुख के लिए भी नहीं है, और ये भावनात्मक संबंध भी नहीं, ये इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी नहीं चाहता। वो चरमानंद की स्थिति में उसको अनुभव करना चाहता है, रहस्यमय जिज्ञासा, a mysterious curiosity is there in the mind of this male, and he wants to see this girl at the height of the erotic ecstasy. तो ये एक रहस्य है कि किसी लड़की को उस चरमानंद की स्थिति में देखना, महसूस करना, भोगना, ये एक अलग से बिंदु है जो शायद ही किसी कहानी में इस तरीके से आया है। बिल्कुल, किसी ने ऐसे सूक्ष्म बिंदु है कि किसी का शायद ही ध्यान गया हो लेखक का। D.H. लॉरेंस इस चरमान जो एक चरम आनंद की स्थिति है उसका वर्णन करते हैं। हाँ। लेकिन पुरुष के मन में सीधी सीधी उसको भोगने की, उसको एहसास करने की वो तीव्र इच्छा है, इसकी तरफ कहीं इंगित नहीं करते D.H. लॉरेंस भी। बिल्कुल। तो फिर ये योजना कार्यान्वित होती है। हमें लगता है कि जो लेखक है उसकी योजना, जो नैरेटर है, लेखक बिल्कुल नैरेटर है, उसकी योजना कार्यान्वित ठीक हो रही है। आते ही वो चादर में दुबक जाती है, बातचीत करती है, संतुलित मात्रा में शराब पीते हैं दोनों, और बातें भी बड़ी, अब चुंबन की महायात्रा की बात होती है, वात्स्यायन ने कहा है। जी बिल्कुल। और फिर वो चरम स्थिति को पहुंचते हैं, उनके बीच में सहवास होता है। और अब यहाँ एक और रहस्य उद्घाटन होता है। जी, उस स्थिति में वो जो नायिका है, वो जो लड़की है, पूरी तरह ठंडी बनी रहती है। जी, सहयोग अवश्य करती है, और लेकिन उसकी आंखें इसके चेहरे पर गड़ी हैं, मेल के चेहरे पर गड़ी हैं, और कोई प्रतिरोध नहीं करती, कोई बढ़ावा नहीं देती, लेकिन प्रतिरोध भी नहीं करती, सिर्फ सहकार्य करती है। और तो फिर बाद में जब कपड़े वपड़े पहन लेते हैं दोनों, तो पुरुष पात्र पूछते हैं उससे, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? वो कहती है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? नहीं, तुम पूरी तरह ठंडी थी। तब आता है इस कहानी का चरम बिंदु, विनोद जी। जी बिल्कुल। तब वो जो कहती हैं वो हमें समझना होगा। योजना किसकी सफल हुई? वो लड़की भी योजना बना के ही आई थी कि आज बाहर नहीं जाएंगे, आज अगर सेक्स संभोग होता है तो जरूर करेंगे। और वो करने के बाद क्या मिला उस लड़की को? लड़की को मिला उसी बच्चे का चेहरा जो सबसे पहले, जिसका हमने यहाँ वर्णन किया है, जो अमलतास का गुच्छा छीन के भागा था, जिसपे अनंत संतोष था, जिस बच्चे के चेहरे पर अचीवमेंट का भाव था। तो और यानी कहती हैं कि जैसे वो बच्चा कुछ जिद करके प्राप्त करना चाहता था, और वह चीज उसे प्राप्त हो जाए, तो जिस प्रकार का आनंद उसके चेहरे पर था, उस बच्चे के चेहरे पर, उसी प्रकार का आनंद इस पुरुष मित्र के चेहरे पर भी था, क्योंकि वह इस लड़की को प्राप्त करना चाहता था, उसे चरम बिंदु पर ले जाना चाहता था, और उसमें वह सफल हुआ। तो उसे जो चीज जिद करके प्राप्त करने के बाद जो आनंद किसी के चेहरे पर आता है, वही आनंद उस पुरुष पात्र के चेहरे पर भी वो लड़की देखती है, और इसीलिए उसने ये सारी योजना में न कहते हुए भी सहयोग किया है, और खुद योजना भी बना के आई थी। बिल्कुल। तो यहाँ ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति है विनोद जी, कहानी के अंत की। हमें समझना होगा कि किसका क्या पूरा हुआ। पुरुष पात्र चाहता था कि वो चरमानंद की स्थिति में अनुभव करे, क्योंकि जिस तरह की उत्तेजना उस लड़की में बातों से उत्पन्न हो जाती है, वो कार्य से, एक्शन से तो कई गुना होगी। तो उसने वो देख लिया, उसने वो नहीं देखा विनोद जी। मेरे ख्याल से उसको संभोग तो प्राप्त हो गया, लेकिन लड़की ठंडी रही, उसका चेहरा निश्चेष्ट ही रहा, क्योंकि वो देख रही थी पुरुष पात्र की संतुष्टि, उसका सेटिस्फेक्शन, बच्चों वाला सेटिस्फेक्शन। तो यहां मैं कहूंगा स्त्री पात्र एक ज्यादा संतुष्ट, फुलफिल्ड अवस्था में है बनिस्बत पुरुष पात्र के। लेकिन पुरुष पात्र के चेहरे पर यदि संतोष उसको दिख गया जी, इसका मतलब पुरुष को भी वो उस स्थिति में लड़की को अनुभव किया। और जो स्थिति पुरुष पात्र ने सोची थी कि वो रहेगी, वैसी स्थिति
चरम उन्माद की स्थिति उस लड़की की उस समय तो थी आई या ना आई, थोड़ा सा क्योंकि पुरुष को शारीरिक संभोग से पुरुष को उस समय कम से, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा 1-2 पैराग्राफ पहले पढ़ेंगे तो उसके बाद में एक आदिम प्राणी जैसे एक स्त्री शरीर में समाता चला गया। उसके बाद उसकी वो चरम आनंद देखने की आकांक्षा थी भी या नहीं थी, केवल स्त्री शरीर उसके लिए सब कुछ था उस समय, ऐसा भी हो सकता है। तो स्त्री को लेकिन जो देखना था वही आनंद, वही सेटिस्फेक्शन पुरुष के चेहरे पर बच्चों वाला, वो देख पाई। ये कितना एक सेंटेंस बड़ा प्रचलित है, क्लिशे बन गया है विनोद जी, लेकिन ये कहानी बड़ा अच्छे से उसको उद्घाटित करती है। उसके मेल लव्स टू गेट सेक्स whereas a female has sex to get love। एग्जैक्टली तो वो एक जो अंतर है स्त्री और पुरुष के दृष्टिकोण में प्रेम को लेकर के, वो तो एक स्थापित चीज है, हम चाहे उसको झुटलाएं या ना झुटलाएं। लेकिन एक तो बात है, दोनों को भी सेक्स और दोनों को ही लव। जी हाँ, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं और चरमानंद के परमानंद के रास्ते अलग अलग। और इस बात की, इस कहानी की जो विशेषता है वो यह है कि जब भी कोई प्रेम, स्त्री पुरुष प्रेम करता है या सेक्स करता है, तो उसके जो प्रेरक हैं, उसके जो मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं अलग अलग, वो बहुत अलग अलग हो सकते और किस तरीके से वो आनंद उसमें से ग्रहण करना चाहते हैं, उनकी अपेक्षाएं भी अलग अलग हैं। चाहे वो सहवास से वो सारी अपेक्षाएं पूरी होती हो, लेकिन अपेक्षाओं में भिन्नता है, अंतर है, और इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो इस बात को कहने वाली ये कहानी अद्भुत कहानी है, हमें सोचने पर, समझने पर आमादा करती है कि हम जिन चीजों को हम ग्रांटेड लेते हैं, रूटीन लेते हैं, वो ऐसी हैं नहीं। हर एक के जो स्रोत हैं आनंद के, बिल्कुल वो अलग अलग भिन्न हो सकते हैं, और उन्हें किस तरीके से पूरा किया जाए उसके तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं। और स्त्री पुरुष संबंध एक ऐसी चीज है जहां अलग अलग तरीके के आनंद उत्पन्न होते हैं। और ये विनोद जी, मैं एक थोड़ा विचार प्रयोग करता रहता हूं, तो मैं ये पाठकों से भी कहूँ, एक छोटी सी बात कहने में अजीब लगेगी, लेकिन जब संभोग होता है तो जो पुरुष करता है और जो स्त्री करती है, ये नितांत अलग अलग चीजें हैं। दोनों एक दूसरे को ना समझ पाते हैं और ना ही वो चीज अनुभव करते हैं। पुरुष प्रवेश करता है और बाकी भी अन्य कई चीजें करता है उससे पहले, और स्त्री एक तरह से वो करवाती है या खुद भी करती है। तो ये ना तो स्त्री इस बात को अनुभव कर सकती है कि प्रवेश करने में क्या सुख है, ना पुरुष इस बात को अनुभव और ये कर सकता है कि इस तरह से अकोमोडेट करने में, और व्हाट इज देयर टू बी एंजॉयड इन बीइंग इंसर्टेड। बिल्कुल जी। तो ये एक टी.एस. इलियट की वेस्टलैंड है, जहाँ एक पात्र आता है टेरियसिस, वो बाइसेक्सुअल है। तो कमाल की बात कहता है कि बोले आई कैन एक्सपीरियंस एज अ वुमन, आई कैन एक्सपीरियंस एज अ मेल, देयरफॉर माय एक्सपीरियंस इज अ कंप्रहेंसिव एक्सपीरियंस। बिल्कुल। तो हमें समग्रता जो है अनुभव की, कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे व्यक्ति का अनुभव क्या है, उसके आनंद के स्रोत क्या हैं, क्योंकि हाफ ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट अंडरस्टैंड द अदर हाफ। बिल्कुल, और इसलिए आकर्षण बना हुआ है, ये भी एक बात है। ये भी एक बात है जी। और प्रियवंत ने ये कहानी बड़े कलात्मक ढंग से देखी है, सारे साहित्य की कसौटियों पर ये कहानी खरी उतरती है। बहुत ही साहित्यिक कहानी है, और उसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक कहानी है, और उसी प्रकार से एक रहस्य लिए हुए भी कहानी है। और प्रियवंत प्रेम कहानियों के लिए भी जाने जाते हैं, मास्टर ऑफ लव स्टोरीज। और उनकी लव स्टोरी साधारण नहीं होती, असाधारण होती है। मित्रों, आप जरूर प्रियवंत जी की कहानियां पढ़ें, उस पर बातें करें, चर्चा करें, और इस चैनल के बारे में भी बात करें। और आज की ये चर्चा आपको कैसी लगी, प्रियवंत जी की कहानी की चर्चा कैसी लगी, जरूर हम तक पहुंचाइएगा। जी, नमस्कार।